नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। 93% रही लोकसभा की उत्पादकता। कुल 9 बिल हुए पारित। सरकार ने 126 सवालों के दिए जवाब। महिला आरक्षण बिल पर चौतरफा घिरा विपक्ष। एनडीए सांसदों से लेकर आम लोगों ने उठाए सवाल। इंडी गठबंधन को बताया महिला विरोधी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तेज हुआ चुनाव प्रचार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर में करेंगे रैली, तो वहीं राहुल गांधी और स्टालिन भी करेंगे धुआंधार प्रचार। पश्चिम बंगाल चुनाव में पोलिंग बूथ के आसपास होगी लक्ष्मण रेखा। 100 मीटर के दायरे में मतदाता के अलावा किसी को नहीं मिलेगी एंट्री। और ट्रंप के दावों को ईरान ने किया खारिज। कहा कहीं नहीं जाएगा ईरान का यूरेनियम। होर्मुज से भी अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की मांग। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की, और सबसे पहले बात कि विपक्ष का इनकार, अधर में महिला अधिकार। जी हां, संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बात लोकसभा की जाए तो लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही संसद के वर्तमान बजट सत्र का भी समापन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने से एक दिन पहले संविधान 131वां संशोधन विधेयक जरूरी बहुमत न मिल पाने के कारण पारित नहीं हो सका। उन्होंने जानकारी दी कि इस सत्र में कुल 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 9 पारित हुए। इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल 9 विधेयक पारित किए गए। सदन द्वारा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, परिसमन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। ये चर्चा 21 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें 131 मान्य सदस्यों ने अपने विचार किए। ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मान्य सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को यह भी बताया कि इस सत्र में कुल 31 बैठकें हुई और सदन की कार्यवाही 151 घंटे और 42 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि इस सत्र की कार्य उत्पादकता देखी जाए तो 93% रही है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किए जाने के साथ हुई थी। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। नई दिल्ली में इस समय किरेन रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। बहुत ही प्रोडक्टिव बजट सेशन रहा है। 28 जनवरी को बजट सेशन शुरू हुआ और आज 18 अप्रैल को बजट सेशन संपन्न हुआ। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के साथ और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम सब ने धन्यवाद दिया प्रस्ताव पारित करके दोनों सदनों में, और फिर यूनियन बजट बहुत अच्छी तरह से पारित हुआ। फिर फाइनेंस बिल पारित किया गया है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आप लोग सब इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है। फिर दूसरे पार्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसको लेकर के स्टेटमेंट दिया दोनों सदनों में, और फिर बजट सेशन को एक्सटेंड किया गया 3 दिनों के लिए, 16, 17, 18 अप्रैल, और ये 3 दिन
स्पेशल सीटिंग जो एक्सटेंशन किया गया है वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, जो हमारे पास संख्या तो है बहुमत, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पाया। बाकी जितना भी सरकारी बिल्स थे सब पारित हुआ। और एक अच्छा उपलब्धि ये हुआ कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करने का भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प वो लगभग पूरा हुआ है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने चर्चा के दौरान इसको अच्छी तरह से समझाया। तो ये सब बहुत बड़ा उपलब्धि है देश के लिए। 3 मेजर हमारा देश का चैलेंजेस है, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म जम्मू कश्मीर में, मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सेंट्रल इंडिया में। तो इसमें से कश्मीर का भी बहुत हद तक सामान्य माहौल है। अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल खत्म के कगार पर है। नॉर्थ ईस्ट में भी, मणिपुर में थोड़ा सा इंटरनल जो एथनिक प्रॉब्लम्स थोड़ा बीच में अभी जो चल रहा है वो, उसको छोड़ के बाकी लगभग नॉर्थ ईस्ट में भी शांति कायम किया गया है। तो ये सब देश के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो ये इस बजट सेशन में सामने में आया है। मैं अपने जो साथी मिनिस्ट्री में जितने हैं सबको भी धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमको लगातार गाइडेंस देते रहे और बजट सेशन को चलाने में, सरकारी बिजनेस जो भी लेके आने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है। तो इसके वजह से हम अच्छा से बिजनेस लेकर के सदन में आए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा में सभापति हैं और लोकसभा स्पीकर, दोनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी तरह से संचालन करके दोनों सदनों को चलाया। और बाकी जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं पार्टी के, सबको भी धन्यवाद देता हूं। और आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और इश्यूज को आप लोगों ने कवर किया है। एक विषय, कल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है।
इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं, लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमको तीसरी बार जनादेश देकर के सत्ता में बिठाया है, तो सरकार तो है। दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है। ये तो पाप काम किया है, महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है, बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत, सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं को अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया। वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में, गृह मंत्री जी, मैं, हमारा कानून मंत्री अर्जुन जी, कितने बार हम लोगों ने मीटिंग किया, सबसे मीटिंग किया, और कांग्रेस पार्टी सामने में आते नहीं है। और फिर बोलता है कि चर्चा नहीं होते, सामने में नहीं आता है, चिट्ठी लिखता 3 बार, फिर बोलता है कि चर्चा नहीं करते। तो इस तरह का जो महिला विरोधी जो सोच है कांग्रेस पार्टी, वो तो देश का सामने में उजागर हो गया है। अफसोस की बात है, उसको तो महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा कांग्रेस को, लेकिन हम लोग तो अपना प्रयास है निरंतर, भविष्य में हम लोग करते रहेंगे। बिल गिर गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी का कहना है कि जो सरकार है अभी के दिल्ली से तमिलनाडु को चलाना चाह रही है। नहीं, ये जो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला काम अगर गैर डेमोक्रेटिक है, तो फिर राहुल गांधी को कोई समझाना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार देने वाला अनडेमोक्रेटिक कैसे हो गया। इसका तो जवाब हम दे ही नहीं सकते, उसका सोच क्या। नहीं सर, वो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का अधिकार नहीं है, आप जो डिलिमिटेशन आप कर रहे हैं वो विमेन वो तो देखिए, मैं आप कर इसको मैं अभी बहुत डिटेल में बोलने का आवश्यकता नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि 2026 तक डिलिमिटेशन नंबर्स ऑफ सीट्स को फ्रीज किया गया है, तो उसको उठाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। और संख्या बढ़ा करके जब 54 करोड़ था तब 543 एमपी है, टोटल सीलिंग था 550, तो अब पॉपुलेशन 3 गुना लगभग बढ़ गया है। तो संख्या, महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ जो भी एमपी बनेगा
उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 40 लाख वोटर है और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 60,000 है और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख है, किसी में 35 लाख है, तो थोड़ा सा जो पिछली 40-50 साल में जो डिसबैलेंस हुआ है उसको तो थोड़ा सा रीजिक करके उसको करेक्शन करना, तो वो तो हमारा जिम्मेदारी है। वो तो कल होम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा समझाया। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस बेवकूफ है, कांग्रेस चालाक है। वो इस तरह का नहीं समझने का जो नाटक करता है, वो तो महिला आरक्षण को गिराने के लिए वो इसको ये करते हैं। ऐसा नहीं, वो नहीं समझते हैं क्यों डिलिमिटेशन को जोड़ना पड़ रहा है, और डिलिमिटेशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा भारत को बराबर सबको शेयर मिले, ये तो एक बहुत अच्छा प्रक्रिया था, सब मालूम है। वो कांग्रेस के बाकी एमपीस लोग भी आके मुझे मिले हैं, कहा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही नहीं मानते, तो उसको कोई समझा नहीं सकते कांग्रेस के लोग, हम क्या करेंगे? सर, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? कब होगा सर, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? और दूसरा, डिलिमिटेशन जो एक्ट है, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनना है, डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से क्या क्या करना है, वो नियम पुराना जो कांग्रेस समय का जो नियम है सेम है, एक फुल स्टॉप कोमा तक नहीं है, सेम डिलिमिटेशन जो जितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, सेम अमेंडमेंट को कॉपी पेस्ट ही है। वो कांग्रेस जमाने का डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, वही कानून है। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? वो लोग बार बार कह रहे हैं कि 2023 उसी एक्ट के आधार पे आप डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे? ये महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी वो नहीं चाहते कि 1/3 रिजर्वेशन के माध्यम से, और कई महिला तो जनरल से भी चुन के आएंगे, वो नहीं चाहते कि इतना महिला संख्या लोकसभा और विधानसभा में होना चाहिए, ये कांग्रेस नहीं चाहते हैं। ये सर, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? Priyanka Gandhi and the other opposition members are now saying implemented in the existing 543. Is the government open to that? कल महिला आरक्षण का बिल गिराने के बाद आज नाटक मत करो, बोलो ये नहीं डीएम के भी प्राइवेट मेंबर्स बिल ला दी है। सवाल एक था, मैं जानना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि अभी हमारी वार्ता हुई है लगातार, उससे पहले इस रिजर्वेशन बिल को लेकर के, संशोधन बिल को लेकर के अगर बात हुई है, तो उनका तो ये आरोप है कि वो चाह रहे थे कि 29 अप्रैल को आप बैठक विशेष बुलाए। आपने पहले क्यों बुलाए? उनकी नाराजगी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमको जल्दी करना था, तो हर पार्टी को हमने बात किया और हमने शेयर किया। आप ये हमारा कानून मंत्री साहब बैठे, उसको पूछे, कागज जितना कैलकुलेशन कितना सीट बनने जा रहा है, किस स्टेट का कितना है, पूरा हमने शेयर किया एक एक पार्टी से, और सबने सराहना किया। When we had the meeting with all the political parties, we shared the projected proposal formula. Everybody appreciated, nobody opposed. But Congress never came forward to attend those meetings, and they only wrote letters. Kharge ji wrote 3 letters. We invited them for physical meeting, and they are writing letters. Why was it not part of the bill? The assurance that you gave, why वो was तो it कल not part बताया of the ना। bill? ओहो, जब आप भाषण देते हैं लोकसभा में, जो आपका भाषण है वही तो एश्योरेंस होता है ना। वो आपका स्पीच, आप जैसे अगर कुछ चीज राइटिंग में नहीं है लेकिन वो बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एश्योरेंस। इसलिए एश्योरेंस कमिटी भी होता है। तो जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट होता है, वो तो गवर्नमेंट का पोजीशन है, और ऊपर से ये भी कह दिया कि आप लिखित में चाहिए, तो अलग से लिखित के लिए भी हम अमेंडमेंट करके भी पेश करेंगे। तो होम मिनिस्टर ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया, तो फिर वो डर के भाग गया। वो तो फंसने वाले थे। सर, लेकिन सर सबसे बड़ा सर Let us not go into the trap what Congress is trying to lay after defeating the women reservation bill. Now please ask Congress party not to create further drama. They will be further exposed as anti-women. No need to create drama. Once the bill is defeated, they are exposed. Sir, what is PM's सर, message लेकिन in the cabinet on the सर women bill? किरण सर सबसे बड़ा सवाल अब ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या अब आगे क्या होगा? क्या सरकार दोबारा से इस तरीके से देखिए, फ्यूचर में ला सकती है? हमने जब 2023 में
जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था तो सेंसस से जुड़ा हुआ था ना, 26 डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ था। उसके लिए डिलिमिटेशन करेंगे, 2026 का बाद का सेंसस के साथ करेंगे, तो उसको तो अभी तो संशोधन करना पड़ेगा ना। अभी तो जाति जो है जनगणना जो है जातिगत हो गया ना, अभी तो कास्ट सेंसस हो रहा है, तो उसमें तो टाइम लगेगा, सबको मालूम है। होगा इन फ्यूचर सर आगे का प्लानिंग क्या है? सर व्हाट इज द पीएम्स मैसेज इन द कैबिनेट ऑन द वुमेन्स बिल? तो उसमें कहा ना, आपने पढ़ा है ना, 2023 में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया तो उस समय उसमें हिस्सा है ना कि ये डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, और 26 के बाद जो सेंसस आएगा उसका फिगर उससे मिला करके डिलिमिटेशन करेंगे, यही तो था ना। इसलिए तो हम लोग अमेंडमेंट लेके आए थे ना, तो वो समर्थन करना चाहिए था उनको। नहीं, कैबिनेट के अंदर में क्या बात हुई वो तो मैं अभी आगे बताने का नियम नहीं है, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी दल अब बच नहीं पाएंगे। महिलाओं का आक्रोश, देश के महिलाओं का गुस्सा उसके ऊपर में इतना फूटेगा कि ये चिपक गया है कांग्रेस को, एंटी वुमेन, महिला विरोधी, ये दाग लग गया है, ये साफ होने वाला नहीं अभी कांग्रेस। सर, जब आपने स्पेशल सेशन बुलाया था और आप डिस्कशन कर रहे थे, वर यू अश्योर्ड ऑफ द नंबर ऑफ 2/3 मेजोरिटी? डिड द ऑपोजिशन एट एनी पॉइंट even imagine that any party would oppose women reservation? आप सोचिए, इसमें तो आशंका होने का सवाल So है। you were confident of your numbers? Nobody could even imagine that any party, and especially national party like Congress party, would ever oppose women reservation, even if they oppose internally. I thought, and everybody thought, that they will not go to this extent of getting themselves exposed as anti-women. Sir, but the opposition party is claiming that. हाँ जी, जी, देश भर में महिला तो देश भर में है ना, सिर्फ एक राज्य में तो है नहीं। महिला तो 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। अभी उसके बोलेंगे बाद में। हाँ? Sir, the opposition parties are claiming that you were trying to reach out to individual parties. Why not call all party meeting? That is their first claim. And you have been targeting Congress party. But yesterday we also heard Akhilesh Yadav also. He said even in the floor of the house, even if the Union Home Minister says कि कोई नारी को आप Prime Minister बना देंगे तो believe नहीं करेंगे. So that mistrust is. How should we approach the different political parties as a consultation process? It is to be decided by the government. How can they dictate that in a particular and certain manner we should follow the path of consultation? The consultation process is to be decided by the government, and we prefer to sit with different political parties individually so that we can in detail discuss about the nitty-gritty and their concern. We understood that calling all parties would be very large in numbers, so it's better to negotiate one by one and discuss, and it was very fruitful. In all the meetings we had with different political parties, including many parties from the opposition, those meetings were very positive and fruitful. Sir, the constitution. समाजवादी से तो 4 लोग आए, 4 senior leaders led by Professor Ram Gopal Yadav ji. We had a very nice meeting. Similarly, we had very fruitful meeting with all political parties. It is Congress party who spoiled the thing, and they kept dialing and calling all opposition parties not to attend the meeting called by the government. If government wants consultation, if Congress doesn't want consultation, then it is very unfortunate that Congress doesn't believe in democratic principles and consultations and consensus. Sir, the constitutional amendment that got defeated yesterday. No, I will not go into the individual thing. Let us concentrate on the issues. Sir, the constitutional amendment that got defeated yesterday and the rest of the bills were withdrawn by you yesterday. Not withdrawn. It is
kept in abeyance. They are with it's the property of Lok Sabha. Will the government plan to bring it separately in the? That I will not say now, because it is already the property of the House. Government had requested the Speaker not to move further because the principal Constitutional Amendment Bill was defeated. So that is why the remaining two bills are kept alive in the Lok Sabha. That's the property of the Lok Sabha. So the freeze on delimitation is over by 2026. Huh? The freeze on delimitation is over by 2026. So after the census, this वो तो 26 फ्यूचर census, का बात अभी हम अनाउंस नहीं कर सकते ना, लेकिन but it is now open. Like you can do a delimitation. लेकिन after पहले तो जिसने गलती किया उसको सजा तो देना चाहिए ना. आप भविष्य की बात कर रहे हैं. इतना बड़ा पाप काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने भी महिला आरक्षण के बिल को गिराया, पहले तो उसको सजा देना चाहिए. कानून में भी होता नहीं क्या? इफ समबडी कमिट्स क्राइम ही मस्ट बी पनिश्ड. मॉरल पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट, और यहाँ में तो डेमोक्रेटिक पनिशमेंट होगा. सर क्या ये बिल पास करने के लिए आप क्या ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं? वो फ्यूचर का उसका अभी मत बोलिए, क्योंकि अभी जो हुआ मैं उसको ब्रीफ करने के लिए आया हूँ. So what is the BJP strategy to reach out to common people of the country? वो तो सब देश ने देख चुका है. हम रीच आउट करने की जरूरत नहीं है. हम कोई बोल रहे हैं कि वो कुछ लोग थे, उनको क्या सजा देना चाहिए. पब्लिक तो वैसे गुस्सा है, महिला तो बहुत गुस्से में है. सर वन लास्ट क्वेश्चन. 16th of April 2026 को नोटिफाई क्यों किया आपने 2023 वाला बिल? व्हाट वाज द लीगल नॉलेज? अभी लाया ना कमेंसमेंट के लिए, प्रोसेस है. तो जो डिलिमिटेशन है उसका बिल लेकर आई थी, गुमराह कर रही थी सरकार. वही आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो ना समझ होने का वो कोशिश करते थे. आप उसमें क्यों? नहीं सर, वो पुराना नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल में ही प्रावधान रखा है ना कि 26 के बाद सेंसस जो होगा उसमें डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे. वो तो बिल का हिस्सा है ना. तो ये तो जनता को ऐसा बोल रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है. वो सोचते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, ऐसा नहीं है ना. थैंक यू. तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे. उन्होंने बजट सत्र के कामकाज की जानकारी दी. साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विपक्ष ने अपनी राजनीति के चलते नारी वंदन अधिनियम को किस प्रकार से उन्होंने गिराने का काम किया, और इसको देश की जो नारियां हैं वो माफ नहीं करेंगे. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं. ब्रेक के उस पार मिड डे प्राइम में खबरों का सिलसिला जारी है. मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी. तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन. मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है. और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई. अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना. एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ. पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी. अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. आपको बता दें कि संसद के विस्तारित बजट सत्र के संपन्न होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है. सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद बजट सत्र के संपन्न होने की घोषणा करते हुए अपने समापन वक्तव्य में बजट सत्र के दौरान सदन में हुए महत्वपूर्ण कामकाज की जानकारी दी. सभापति ने कहा कि सत्र के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते और पश्चिम एशिया की स्थिति पर सरकार की ओर से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए. उन्होंने ये भी कहा कि सत्र के दौरान कई एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और 50 निजी विधेयक पेश किए गए. सदन की कार्यवाही कुल 157 घंटे चली और 157 घंटे और 40 मिनट तक चली. सत्र के दौरान सदन में 117 प्रश्न पूछे गए और 207 विषय विशेष उल्लेख के दौरान उठाए गए. To note that as many as 50 private member bills were introduced during the session. I am delighted to share that on 94 occasions, honorable members spoke in 12 regional languages included in the 8th schedule to the Constitution.
Overall, the House functioned for a total of 157 hours and 40 minutes. The productivity of this session stood at 109.87%. During the session, we had the opportunity to raise 117 questions, 446 zero-hour submissions, and 207 special mentions. Honourable members, this session also witnessed the re-election of Sriman Harvansh Ji as the Deputy Chairman of Rajya Sabha for third time. तो संसद के बजट सत्र का समापन हो गया है। सत्र की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठक की। तो संसद के बजट सत्र का समापन हो गया है और इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। सत्र समाप्ति के बाद लोकसभा अध्यक्ष की सांसदों के साथ बैठक हुई है, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें अलग अलग दल के सांसदों ने जिस प्रकार से बैठक में शिरकत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो संसद के बजट सत्र का अब समापन हो गया है और दिल्ली से हमारी सहयोगी डॉक्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुयश, जिस प्रकार से लोकसभा में पेश हुआ बिल और उसके बाद विपक्ष ने अड़ंगे लगाए और आखिर बिल को गिरा दिया, उसके बाद अब सियासी गलियारों में जो है राजनीतिक हलचलें तेज है, बयानबाजी भी तेज है और जिस प्रकार से पक्ष जो है वो विपक्ष पर एक आरोप लगा रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोका है, उनके कदमों को आगे बढ़ने से, सशक्तिकरण से रोका है विपक्ष ने। जी शैला, ये 3 दिवसीय जो स्पेशल सत्र रखा गया था, खास सत्र रखा गया था और इसके लिए कहा भी था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये महिलाओं के लिए रखा जा रहा है, उनके हक के लिए रखा जा रहा है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये जो सत्र है और पूरा देश जानता है कि ये एक ऐतिहासिक सत्र बन सकता था और जिस तरीके से कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों ने आगे बढ़कर यहाँ पर अपना रंग बदला जब वोटिंग करनी थी, तो वो हम सभी ने देखा। देखिए, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे किरेन रिजिजू को भी, उन्होंने भी यही बात कही कि इस बिल को लाने से पहले यानी 2023 में जब ये बिल पास हो गया था, उसके बाद जब इसे लागू करने की अभी ये विशेष सत्र की जो बात हो रही थी, इससे पहले भी सभी पार्टियों से बात की गई, हमने सबसे चर्चा की और उस वक्त किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, सभी तैयार थे। देखिए, राजनीति होती है, कई चर्चाएं होती हैं, कई आशंकाएं होती हैं, उन तमाम बातों को हमने देखा कि सदन में जो सत्ता पक्ष है यानी कि खुद गृह मंत्री ने उनको दूर करने की कोशिश की गई, डीलिमिटेशन के ऊपर कई चर्चाएं की गई, जबकि परिसीमन की जिसकी बात हो रही थी, आप देखिए वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं निराधार होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि परिसीमन में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। हम सब जानते हैं कि आयोग में यदि बदलाव करना है तो सदन की मंजूरी, राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये तमाम सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधी बात जो हो रही थी वो हो रही थी महिलाओं के आरक्षण को लेकर के। महिलाओं का जो नेतृत्व दिखना चाहिए, जो महिलाएं हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जैसे नाम दिया है, जो पूरा विश्व देखता है कि भारत की जो बेटी है, भारत की जो महिला है, जब उसको अवसर मिलता है तो वो किस तरीके से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करती है। जब ये बारी आई, यहाँ पर उनको जो वो कह रहे थे हमें महिला आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, हम महिलाओं के साथ में हैं, महिलाएं के विकास के साथ में हैं हम, लेकिन जब कथनी जो होती है और जब करनी का समय आया, उस समय जब इनको महिलाओं का वाकई में साथ देना चाहिए था, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप देखिए कल पोस्ट भी आ रहे थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि आप राजनीति इसके ऊपर मत कीजिए, यहाँ पर आप महिलाओं के बारे में सोचिए। और जो ये कहा जा रहा था SC ST या जिस भी OBC के बारे में, आप देखिए तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका एकदम साफ तौर पर जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने कल सदन में दिया था। उसके बावजूद तो कहीं ना कहीं जब वोटिंग करने की बात आती है और उस वक्त अगर आप महिलाओं का साथ नहीं देते हैं तो यकीनन देश की महिलाएं आज कांग्रेस के साथ साथ तमाम उन विपक्षी पार्टियों
पार्टियों से ये सवाल करेंगी कि क्यों उनको हमेशा पीछे रखा जाता है, क्यों उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा नेतृत्व करने के बिल्कुल, लिए। क्यों उन्हें पीछे रखा जाता है, क्यों आगे नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी विमेन लेड जो है डेवलपमेंट की, और यहाँ पर नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही थी। और जब असल मायनों में महिलाओं को अपनी भागीदारी दिखानी थी, वहां पर विपक्ष पीछे हटता हुआ नजर आया। जहां तक बात डिलिमिटेशन की, परिसीमन की बात हो गई, कहीं ना कहीं ये एक तरह से बहाना नजर आ रहा है, क्योंकि जब महिला आरक्षण बिल इन्होंने गिरा दिया, उसके बाद में जिस तरह से कांग्रेस जो है जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, कितना गलत है ये। जी हाँ, ये देखिए, एक तरफ आपने महिला आरक्षण बिल आने नहीं दिया और उसके बाद जैसे ही आपने देखा कल सदन की जब प्रक्रिया चल रही थी और वोटिंग का रिजल्ट आया, उसके बाद जो टेबल थपथपाई गई कहीं ना कहीं, और उसके बाद एक तरफ जहां महिलाओं का आक्रोश हमें देश भर में देखने को मिल रहा है, वहीं हमें विपक्ष की तरफ से खुशियां दिखाई दे रही हैं। किस चीज की खुशी मनाई जा रही है कि वो महिला जो दशकों से रसोड़े से बाहर नहीं निकल पाई थी, एक बार फिर आपने उसके कदम रोकने की कोशिश की। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब एक महिला आगे बढ़ने की कोशिश है तो न सिर्फ सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर भी बहुत चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के साथ जब वो आगे बढ़ रही है, सामाजिक तौर पर वो काम कर सकती है, पंचायती राज में वो काम कर सकती है, तो क्यों वो देश के सदन में नहीं बैठ सकती? क्यों वो सदन में बैठ करके जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर सकती? क्यों नीतियां नहीं बना सकती है जिनसे कि देश को आगे जाकर के लाभ होगा, जो पूरे विश्व देखेगा कि किस तरीके से भारत की महिलाएं आगे बढ़ती हैं? और देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की महिला नेतृत्व में आई है, तब तब भारत का नाम रोशन हुआ है। और आप इतिहास को छोड़िए, वर्तमान की बात ले लेते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण पद है वित्त मंत्री का, वो भी एक महिला है हमारे यहाँ से। राष्ट्रपति, वो भी एक महिला है। और ये वो महिलाएं हैं जो एक साधारण महिलाएं थी और आज एक सर्वोच्च पद पर विराजमान है, और उसके बावजूद भी वो ऐसी नीतियां बना रही हैं, ऐसा नाम रोशन कर रही हैं कि पूरा विश्व आज देख रहा है और भी कि ज्यादा भारत की महिलाएं महत्वपूर्ण हो कितना जाता आगे जा है। रही हैं। इसलिए इसका पारित होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर अगर आरक्षण नहीं होगा तो वहां का पुरुष महिला को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने ही नहीं देगा। और ऐसे में जब आरक्षित हो जाती है सीट, तो मजबूरी बन जाती है उसको इलेक्शन में उतारना, और जब वो चुनी जाएगी तो वो चुनकर यहां तक आएगी, और उसके बाद में नीति निर्माण में जो एक तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी राजनीति खेलते रहेंगे तो ऐसे तो ये कभी पास नहीं हो सकता। जी शैला, और यही होता आया है। देखिए, ऐसा नहीं कि ये आरक्षण महिलाओं को लेकर के जो आरक्षण पर ये जो बिल आया है ये पहली बार आया हो, लेकिन हाँ, ये यहाँ तक पहली बार पहुंचा है कि बिल 2023 में पारित हो चुका हो, क्योंकि इससे पहले ये 5वीं बार ऐसा हुआ है कि जब इस बिल पर चर्चा हुई है, लेकिन हमेशा राजनीति के। चलिए, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे सुयश, सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। और देश की महिलाओं को यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने सृजित किया एक ऐसा सपना जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने की मंशा रखता है। 98 साल उस मंशा का क्या हश्र हुआ है, वो कल देश की संसद में देश भर की महिलाओं ने देखा। कांग्रेस पार्टी इठिलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई, इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए,
उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। लेकिन भाजपा के लिए सत्ता का संघर्ष नहीं है, समानता का अधिकार देने का प्रश्न था। आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कटाक्ष किया गया कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया। यह उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। यह सत्य है, महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा, उनके सपनों का संहार करता रहा। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया, कभी सुविधा नहीं दी। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में आयुष्मान भारत का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि भाजपा ने एनडीए की सरकार में पहली बार जेंडर बजट की व्यवस्था हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं। और देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा ने एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। आज हम सबके सम्मुख आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि संवैधानिक ढांचे के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। श्रद्धामना स्मृति जी, मित्र संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों, आज मैं एक पीड़ा के साथ अपनी प्रेस शुरू करना चाहता हूं। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी
जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। याद होगा आपको, यूपीए के समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मित्रों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं समझती है, लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का नाटक भी करती है। थोड़ा आज कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को संविधान बताना जरूरी है और देश को भी बताना जरूरी है। पहली बात, और ये आज से नहीं, जब से संविधान है तब से, कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन बिना परिसीमन के नहीं हो सकता। No revision of seats in the Lok Sabha or the Vidhan Sabha is possible without delimitation. क्या है कारण? मैं प्रावधान बताऊंगा। क्योंकि डिलिमिटेशन होता है पॉपुलेशन के बिना पर। पॉपुलेशन तय करता है किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन उसकी संस्था क्या होगी, वो डिलिमिटेशन कमीशन होगा। मैं पहले आपके सामने संविधान की धारा 81 पढ़ना चाहता हूं, खास करके कांग्रेसियों की समझदारी के लिए। Subject to provision of the House, the people shall consist of not more than 530 members chosen by election from the constituency of the state and not more than 20 from the union territory. दूसरा क्या है, और ये समझिए मैं क्लॉज 281 का पढ़ रहा हूं। 81 clause 2. There shall be allotted to each state a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between the number and the population of the state is the same as far as possible. और दूसरा क्या है, the state shall be divided into territorial constituency and so on and so forth. तो पॉपुलेशन की बिना पर सीट होगी, और ये कैसे होगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए। क्लॉज 3 पढ़िए। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained in the last preceding census of which the relevant figures are available. पॉपुलेशन कौन होगा, जो पिछले सेंसस का फिगर अवेलेबल हो। अब आता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, आर्टिकल 82। Upon the completion of each census, the allocation of seat in the House of the People and the state into territory shall be readjusted by such authority and in such manner as the Parliament may by determine. ये अथॉरिटी है डिलिमिटेशन कमीशन, जो एडजस्ट करती है। 2002 में एक विषय आया, 2001 का सेंसस कंप्लीट हो गया। जो बार बार वाजपेयी जी की बात करते हैं ना, उसको भी क्लैरिफाई करना जरूरी है। उस समय एक बहुत आशंका प्रकट की गई कि पॉपुलेशन पर करेंगे 2001 में तो दक्षिण भारत के तो स्टेट्स का पॉपुलेशन कम हो गया है, क्योंकि वहां परिवार नियोजन काफी हुआ है, तो हम तो सफर कर जाएंगे। तो वहां पर एक निर्णय किया गया 2001 में, वो ये था कि also until the relevant figure for the first census taken after the year 26 has been published, it shall not be necessary to readjust. The allocation of seat in the House of the People to the state shall be on the basis of 1971 census. तो संविधान में बंदिश लगाई गई कि 2026 के सेंसस होने तक 1971 के सेंसस पे ही चलेगा। ये 543 सीट 1971 के सेंसस की है, जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा। उस समय देश की आबादी थी 54 करोड़, आज देश की आबादी है 140 करोड़। जैसा बताया माननीय स्मृति जी ने, वो कहती है हम डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं आप? अब जरा हम आते हैं 2023 के कानून पर।
2023 के कानून में लिखा हुआ है, वो भी पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल 334, notwithstanding anything in the foregoing provision so and so, the provision of the Constitution relating to reservation of seats for women in the House of the People and of the Assembly shall be come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose of after relevant figure for the first time is taken after the commencement of the Constitution amendment. 23 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके आधार पर, डिलिमिटेशन के आधार पर हम 33% करेंगे। अब ये चिंता क्या थी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सेंसस जब भी हो, दक्षिण भारत की संख्या घटती पॉपुलेशन के कारण। कल अमित शाह जी ने क्या बताया, जो नया संशोधन आया है उसमें सीधा क्या कहा गया है, 543 के बदले अब सीट्स की संख्या हो जाएगी 815। मतलब 543 की जगह पर आशंका नहीं हो तो हम इसको 815 मेंबर कर देंगे, पहली बात, ताकि 33% लोगों को आरक्षण मिल सके। दूसरी बात, इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप देखिए तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि चूंकि सेंसस करने में बहुत समय लगता, नया सेंसस करने में, फिर डिलिमिटेशन होने में, तो इस कारण से और विलंब होता, देश की नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम लास्ट पब्लिश सेंसस 2011 का है, उसके बिना पर हम डिलिमिटेशन कराएंगे। इसमें क्या गलत है भाई? कांग्रेस के मित्रों, थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दूं, बिना डिलिमिटेशन के रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। There can be no readjustment of seats pursuant to any census without delimitation, because delimitation is the body to execute that. Delimitation Commission में कौन कौन होते हैं? नया जो कानून है, जब पहले का कानून वही है, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड या सिटिंग जज का चेयरमैन होगा, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या उनके प्रतिनिधि होंगे, और स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे हर स्टेट में। इसमें 5 लोकसभा के मेंबर और 5 विधानसभा के मेंबर होंगे, जिनको दोनों के स्पीकर तय करेंगे, और वो एसोसिएट मेंबर होंगे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और जिनको साइन करने का भी अधिकार नहीं होगा। मतलब इट इज ए टोटली लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडेड बाय ए रिटायर्ड और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। यह डिलिमिटेशन कमीशन। प्रियंका जी, राहुल जी से सवाल पूछना उचित है, समझदारी उन पर क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यह बताइए आप कि आज तक कोई भी सेंसस का रीएडजस्टमेंट बिना डिलिमिटेशन कमीशन का हुआ है क्या? तो ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप कि हम डिलिमिटेशन के बिना करना चाहते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, शेमफुल, कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट, या फिर जानबूझकर विरोध करने के लिए विरोध। एक और कांग्रेस पार्टी का यह तर्क जो है कि 543 में ही 33% कर दीजिए, तो पॉपुलेशन तो उनकी कम है उत्तर भारत की तुलना में, तो 543 में अगर पॉपुलेशन के बिना पर रीएडजस्टमेंट होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। क्या तमिलनाडु की सीटें, क्या कर्नाटका की सीटें, क्या केरला की सीटें, क्या आंध्रा की सीटें, क्या तेलंगाना की सीटें? ये तो बहुत बेसिक समझदारी है। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा, सबको इतनी इतनी सीटें मिलेंगी, जिसको आप जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो जो पूरा सेंसस का एक्सरसाइज इक्विटेबल है, समरूप है, समावेशी है, उस पर इन लोगों ने बात की है। और बहुत पीड़ा की बात है कि दक्षिण भारत के लोग भी इस झांसे में आए हैं या सच्चाई समझना नहीं चाहते। जैसा बताया गया स्मृति जी के द्वारा, वी आर कमिटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, और ये हमने सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है
जो गवर्नेंस के मॉडल को बताया। आज हमारी बेटियां राफेल की भी पायलट हैं। आज हमारी बेटियां जो पूरा मंगलयान, आज हमारे सेना में कमांड करने का अधिकार मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को दिया है। और बाकी तो आपने देखा ही है, ये ड्रोन दीदी, और मेरे बिहार में तो हमारी आजीविका दीदी ने कमाल कर दिया है। ये जमीन पर बदलाव हुआ है, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। और दक्षिण भारत में जो डीएमके पार्टी और उनके नेता जो इसकी प्रति जला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, द लीडर्स ऑफ डीएमके आर डेलिबरेटली अनकॉन्शियसली robbing the women of Tamil Nadu of their constitutional right to be a part of electoral process as an MP और MLA, ये हम कहना चाहेंगे। तो मित्रों, ये कुछ मोटी बात मुझे आपको बतानी थी। जो आपके प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। कल विस्तार से माननीय गृह मंत्री जी ने इसको समझाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, संविधान स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे। और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे, उसका भी विरोध करेंगे। 3 तलाक का तो बिल मुझे ही मूव करने का सौभाग्य मिला पूर्व कानून मंत्री के रूप में। इन्हें हाउस में खुला विरोध किया। बाकी शाहबानों का केस तो आप जानते ही हैं। जो महिलाएं कश्मीर की थी, उनके साथ अत्याचार हुआ, आर्टिकल 370 का विरोध किया। तो हर बार महिला के हित के हर निर्णय का विरोध करना है। और ये तो उसका हाइट हो गया कि इतने ऐतिहासिक संवैधानिक पहल थी, उसको फ्रस्ट्रेट किया। लेकिन देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। जमीन पर इसका जबरदस्त असर होगा और हम इसको गांव-गांव तक बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन किया। थैंक यू। नीरज पांडे, जी न्यूज। नीरज जी, अक्सर देखा गया है कि शेर की पीठ पीछे गीदड़ मिमियाता है। ये शेर पर निर्भर करता है वो कब पलटकर जवाब दे। लेकिन इस प्रकार का बयान टीएमसी का देश के गृह मंत्री को धमकाना, चाहे गृह मंत्री हो या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने बार बार पश्चिम बंगाल की जनता से कहा कि सत्ता का वायलेंट दुरुपयोग, उसको परिभाषित किया है तृणमूल के गुंडों ने। और शायद वही भाषा अभिषेक जी ने बोली है। मैं इसको खाली एक सप्लीमेंट कर दूं। अब वो जुडिशरी को भी स्पेयर कर रहे हैं क्या? तो जजेस पर भी हमला करते हैं। तो ये उनका सही चेहरा है। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे। क्या मंशा है? उन्होंने मंशा स्पष्ट नहीं की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेकर अब तक उनका संवैधानिक सफर अगर देखा जाए तो महिलाएं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोट किया, उनके वोट्स की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसा नहीं है अपने लिए कोई नया वोट बैंक कार्व आउट करने का प्रयास है। देश की महिलाओं ने चाहे 2014 हो, 19 हो या 24 हो, सतत प्रधानमंत्री मोदी का वोट देकर समर्थन किया है। ये जो बिल प्रस्तुत हुए, ये देश की साधारण महिला जो राजनीतिक आकांक्षा रखती है, जो राष्ट्र के संसद में योगदान देना चाहती है, उसके सामर्थ्य को बढ़ाने वाला बिल था। ये निश्चित रूप से वो नहीं समझेंगे जिनको विरासत में राजनीति मिली है। तो मेरी अपेक्षा नहीं है कि श्रीमती वाड्रा
प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रयास समझे जो देश की साधारण औरत को सशक्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी को, जैसा कि मैंने कहा, सतत देश की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। आमोद राय, TV9। देखिए आमोद जी, ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी को अपना कार्यकाल बड़े कन्वीनियंटली याद रहता है। जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप मढ़ती है कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में सत्र क्यों बनाया, तो जैसा रविशंकर जी ने कहा कि संविधान जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। संविधान में कहीं भी एक कंपल्शन नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन तभी बुलाया जाए जब देश में कहीं कोई चुनाव ना हो। साथ ही 2013 में आपने सत्य कहा, विंटर सेशन बुलाया गया था जब राजस्थान का प्रदेश का चुनाव चल रहा था। आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करती हूं, 2022 में भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा था जब देश की संसद में सत्र चल रहा था। जो चुनाव कौन जीता वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो जैसे कि रविशंकर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, कांग्रेस बस बहाना तलाश रही है महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित रखने का। उनको कोई ठोस बहाना मिल नहीं रहा। कभी बहाना परिसीमन का लेते हैं, कभी बहाना स्पेशल सेशन का लेते हैं, कभी बहाना प्रधानमंत्री का लेते हैं, और आज तो इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर दी। कौन सा इंटरनेशनल प्रेशर है जो चाहता है कि देश की महिलाओं को आरक्षण मिले? तो बेतुकी बातों का कोई भी तुक वाला जवाब नहीं है आमुद जी। ये सत्य है कि इस देश में सेशन तब भी थे जब प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस भी ये जानती है, जिस प्रकार से कांग्रेस और उनके समर्थक दल जानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं संभव है, फिर भी मुस्लिम महिला के आरक्षण की बात करते हैं। तो अपने वोट बैंक को बरगलाने के लिए उनका ये दुस्साहस है। लेकिन मैं आभारी हूं कि मीडिया के माध्यम से, संसद टीवी के माध्यम से राष्ट्र की महिला ने विशेष कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का ये कर्तव्य, ये तमाशा और उनके साथ ये धोखा साक्षात देखा है। मैं एक चीज ऐड करना है, कांग्रेस का बैकग्राउंड, ये दोनों मामला मेरे ही प्रदेश से संबंधित है। जब पहली बार आया था तो लोकसभा में एक सज्जन फाड़ करके टेबल पर नाच रहे थे, याद है ना आपको? नाम लेकर मुझे सम्मान नहीं करना है, राय साहब याद होगा ना आपको? और दूसरा राज्यसभा में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहां भी छीन लिया और उसको फाड़ दिया। और ये दोनों उस समय की सरकार के एलआई थे इनकी पार्टियां। क्या कार्रवाई किया कांग्रेस पार्टी ने? प्रियंका जी जरा अपने अतीत को देखिए, और राहुल जी क्या आप लोग का कंडक्ट रहा है? सीधी सी बात है, दिखावे के लिए बिल लाना और रोड़ा अटका करके फेल करना, बस यही इनका काम रहा है। विकास चंद्रा, न्यूज़। इसका उत्तर आप मुझसे मत पूछिए, इसका उत्तर पूछिए डीएमके से, केरल से, उनकी सरकार के कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनकी सरकार है। अगर अभी के 543 के आधार पर यह पूरा रीएडजस्टमेंट किया गया 33%, तो पॉपुलेशन की बेसिस पर होगा। वो पॉपुलेशन की बेसिस पर होगा तो दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, वो हम नहीं चाहते हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी ने विश्व साफ साफ कहा है, इसलिए वो नहीं हो, सीट बढ़ा रहे हैं। वैसे भी भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गया है, तो 54 करोड़ के पॉपुलेशन पर आज कोई संख्या रखी जाए, इसका कोई तर्क नहीं है, ये इसका जवाब है। यतीन्द्र शर्मा, TV18। हमारा स्पष्ट उत्तर है, स्मृति जी भी इसको सप्लीमेंट कर सकती हैं। हम नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण को वोट के चश्मे से नहीं देखते।
ये हमारा कमिटमेंट है। और जो बातें उन्होंने पूरी विस्तार से बताई, गवर्नेंस में कैसे हमने काम करके दिखाया है, महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, ये हमने करके दिखाया है। एक अपने आदिवासी समाज की नेत्री को राष्ट्रपति बनाया है, ये हमने करके दिखाया है। अतः जनता पूरा आशीर्वाद देगी। हाँ, जनता के सामने उनकी काली करतूतों को हम एक्सपोज करेंगे कि क्या ममता जी और क्या कांग्रेस पार्टी या बाकी ये दिल से महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं चाहते। नीलू रंजन, दैनिक जागरण। भारत सरकार ने जब 2023 में ये प्रस्तावना देश की संसद में रखी, तब विपक्ष का ये रुख था कि इसको त्वरित रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए। वही भारत सरकार जब त्वरित रूप से इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव देश की संसद में लाती है, तो विपक्ष फिर अपना स्टैंड बदल लेता है। भारत सरकार की मंशा, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा स्पष्ट है, 23 में भी स्पष्ट थी, कल भी स्पष्ट रही। ये विपक्ष है जो गोल पोस्ट हर दिन बदलता है और 98 साल का एक सोच का एहसान जताता है। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि अगर आपको लगता है किसी भी प्रदेश के साथ संख्या की दृष्टि से भेदभाव हो रहा है, तो गृह मंत्री जी ने स्वयं ये प्रस्तावना की कि हम 50% का अपना वादा लिखित में अमेंडमेंट के स्वरूप में मूव करने को तैयार हैं, जो विपक्ष की मांग थी। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भारत सरकार और विशेषतः देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं विपक्ष की उस मांग पर भी स्वीकार करके बिल को पारित कराना चाहते थे, तब ऐसा क्यों है कि विपक्ष ने उस मौके का इस्तेमाल करके सभी प्रदेशों के साथ और देश की हर महिला के साथ न्याय करने से इनकार कर दिया। विपक्ष ये कतई आरोप नहीं लगा सकता कि हर पक्ष की बात सरकार ने नहीं सुनी। विपक्ष ये कतई आरोप नहीं लगा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। आपको याद होगा 2010 में भी राज्यसभा में जब बिल आया, तब कांग्रेस के समर्थक दलों ने उनका समर्थन नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनका सदन में समर्थन करके राज्यसभा में बिल पारित किया। प्रश्न ये उठता है कि 2010 में उनके पास संख्या लोकसभा में थी, वो जान चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर उनका समर्थन करेगी, फिर उन्होंने लोकसभा में बिल को लैप्स क्यों होने दिया? बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यालय से आप भाजपा की प्रेस वार्ता देख रहे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है सिर्फ महिला हितैषी होने की बात करती है, असल मायनों में वो महिला विरोधी है और महिलाओं को वो और देश को गुमराह करने की बात कर रही है लगातार। इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।